बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो पहली पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप डेली लाइफ में कोई भी मोशन देखते हैं, कहीं भी कुछ देखते हैं, डेली एक्टिविटी, हर जगह न्यूटन्स लॉ अप्लाई हो रहा होता है। आपको पता भी नहीं लगेगा, बट ये अप्लाई हो रहा है कहीं ना कहीं। कोई भी मूवमेंट आप देख रहे हैं अपने लाइफ, अपने आसपास आप कोई भी मूवमेंट देख रहे हैं, तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लग रहा है कहीं ना कहीं, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट, जेई या नीट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में फिजिक्स में आप जो भी कुछ पढ़ने वाला, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, चाहे न्यूक्लियर फिजिक्स, आप कुछ भी पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स जो भी पढ़ने वाला ना, उसमें इसका कहीं ना कहीं यूज दिखेगा आपको। आप देखेंगे कि आने वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, अच्छे लेवल को बनाने के लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को इंसर्ट कर दिया जाता है क्वेश्चन में। उससे क्वेश्चन का क्वालिटी क्या होती है, अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फोर्स बताना। फोर्स क्या होता है, आप ये बताइए, फोर्स क्या होता है, मोशन क्या है, ये सब आपको पता है? फोर्स क्या है, मोशन क्या है, ठीक। फोर्स क्या है समझते हैं। आपके घर में दरवाजा होगा, दरवाजे को आप ओपन करने के लिए क्या करते हैं? धक्का मारते हैं, उसको पुश करते हैं, और कई बार उसको आप पुल भी करते होंगे। तो ये पुश और ये पुल जो है, ये क्या है? ये पुश और पुल मेरा कुछ ना और नहीं, ये फोर्स ही है मेरा। मैं दरवाजे को पुश या पुल जो कर रहा हूँ, ये फोर्स लगा रहा हूँ एक तरीके से उस पर। तो फोर्स मेरा क्या है? फोर्स इज जस्ट अ पुश या पुल विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, या चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। ओके, तो फोर्स मेरा क्या है? दैट इज द पुश या पुल विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। और मोशन क्या है? मोशन मेरा सिंपली विच कैन चेंज, मोशन इज जस्ट अ मूवमेंट। एक तरीके से कोई बॉडी यदि अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो हम वो कहते हैं कि हमारी बॉडी क्या है, मोशन में, ठीक। ओके, आगे बढ़ता है। तो अब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, ठीक। तो उन्होंने क्या, मोशन या फोर्स को समझने के लिए कुछ लॉज दिए, उन्हीं की स्टडी हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम करते हैं, ठीक। तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड देन थर्ड लॉ। वन बाय वन हम सबको तीनों को देखेंगे, ठीक। ओके, तो सबसे पहली चीज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को देखते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, ध्यान सुनिएगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है यदि कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, यदि कोई बॉडी सेम स्पीड से चल रही है तो सेम स्पीड से चलती रहेगी, जब तक कि इसमें फोर्स अप्लाई नहीं होता है। क्या बोला? कोई बॉडी रुकी है, मानो ये इसकी वेलोसिटी 0 है, कोई बॉडी रुकी है, कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो ये रुकी बॉडी रुकी रहेगी, 5 मीटर से बॉडी चल रही है, वो चलती रहेगी सेम स्पीड से, जब तक कि इसमें फोर्स अप्लाई नहीं होता है। यदि इसमें फोर्स अप्लाई हुआ, यदि सपोज इसमें फोर्स अप्लाई हुआ, इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, ये रुकी बॉडी चल सकती है, इसकी वेलोसिटी में इसकी चेंज हो सकता है। ये बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, ये 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 100 कुछ भी हो सकती है। तो यदि इस पर फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, यही न्यूटन का लॉ कह रहा है, फर्स्ट लॉ। यदि फोर्स हम लगाएंगे तो वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या आता है? कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, कोई बॉडी सेम स्पीड से चल रही है तो सेम स्पीड से चलती रहेगी, जब तक इसको फोर्स अप्लाई नहीं होता है। यदि फोर्स अप्लाई होगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। दैट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। समझ में आ गया? ठीक, तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया। न्यूटन फर्स्ट लॉ पूरा सार क्या, एक तरीके से कह सकते हैं कि हमें वेलोसिटी में चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत है, ठीक है। अब फोर्स की जरूरत तो है, अब फोर्स कितना चाहिए, कितना फोर्स चाहिए, ये हमें सेकंड लॉ बताएगा। कितना फोर्स चाहिए ये हमें कौन बताएगा? सेकंड लॉ। फोर्स चाहिए, ये फर्स्ट लॉ ने बता दिया, कितना फोर्स चाहिए ये सेकंड लॉ बताएगा। इसी को हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड लॉ, ठीक। सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जो ये मेरा फोर्स होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है।
अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैसे लिख सकता हूँ मैं, बताइएगा। dp अपॉन dt लिख सकता हूँ मैं। हाउ? dp के मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम, dt से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया, ये पूरी टर्म क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। p क्या मेरा मोमेंटम है, ठीक है, dp क्या हुआ, चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, dt क्या हो गया, टाइम, चेंज इन टाइम। तो पूरी ये टर्म क्या बन गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये मेरा फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक। ओके, अब आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम मेरा क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। इसको मैं यहां रख देता हूं, ठीक। अब देखिएगा, मास को मैं बाहर ले सकता हूं, राइट, मास को बाहर ले सकता हूं, क्यों, मास मेरा जनरली हमारा कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप अभी यहाँ कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मास आपका यहाँ पे कुछ अलग है, आप घर जाएंगे तो आपका मास चेंज हो जाएगा। मास आपका लगभग सेम रहता है, आपका 40 किलो 50 केजी जो भी मास है, ऐसा तो नहीं कि आपका मास एकदम से चेंज होएगा, मास लगभग नॉर्मल कंडीशन में मास सेम रहता है, ठीक। तो मास को मैं बाहर ले सकता हूँ, ठीक। अब dv बाई dt अंदर बच, अब dv बाई dt क्या होता है, चेंज इन मोमेंट, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, a मेरा क्या एक्सेलरेशन, dv बाई dt क्या होता है मेरा एक्सेलरेशन। अब dv बाई dt की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे a, ठीक। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटता है तो यहाँ पे क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, ठीक। अब जब मैंने एक्सपेरिमेंटल से वैल्यू यहाँ पे पुट करी, न्यूटन जी ने जब वैल्यू पुट करी तो उन्होंने पाया कि k की वैल्यू 1 होती है, ठीक। k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है SI यूनिट में, ठीक। तो ये मेरा बन जाता है F इक्वल टू, यदि मैं k की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, F इक्वल टू m इंटू a, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma। यहाँ से आप देख सकते हैं यदि मास ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा लगेगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। इससे आप एक चीज और समझ सकते हैं, यदि एक ट्रक है और एक कार है, मानो किसका मास ज्यादा होगा, ट्रक का मास ज्यादा होगा, तो ट्रक का मास ज्यादा होगा तो इसको धकेलने के लिए, आपको इसको मूवमेंट करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, मोर फोर्स, ठीक है। F1 लग रहा है और कार का मास कम है तो इसको लगाने के लिए फोर्स की वैल्यू कम होगी, तो F1 विल बी ग्रेटर देन F2, क्यों, तो ट्रक का मास ज्यादा है। यदि सेम स्पीड से यदि हमको मूव, यदि दोनों को हमें सेम स्पीड से मूव करना है तो हमें एक ट्रक में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप देखते भी होंगे ट्रक के में मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, साइकिल में मेरे को कम फोर्स लगाना पड़ता है, क्यों, साइकिल का मास कम है, ट्रक का मास ज्यादा है, ठीक। इससे एक चीज और समझ में आती है, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तब भी मेरे को फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यदि सपोज मेरे को 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन देना है और दूसरा एक्सेलरेशन है मेरा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किसमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी, A2 के लिए फोर्स की ज्यादा जरूरत मेरे को पड़ने वाली है। एक्सेलरेशन ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, A ज्यादा तो फोर्स भी मेरा ज्यादा, ठीक। तो ये हो गया फिर पूरा न्यूटन का सेकंड लॉ मेरा। नाउ कम टू द न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।